अगर आप ये बता सकते हैं कि इस दिन विमान दुर्घटना होगी तो आप उस व्यक्ति का नाम भी बता दो, कम से कम वो बच जाए। 28 जनवरी से 27 फरवरी 2026 में विमान दुर्घटना का योग मैंने जुलाई 10 2025 में न्यूज़पेपर में बकायदा प्रिंट करवा करके बता दिया था। और 28 जनवरी को पहला विमान गिरता है अजित पवार जी का महाराष्ट्र में। 48 भविष्यवाणियों का बकायदा लिस्ट निकाला था और प्रमाणित है कि 2025-2026 के टेन्योर में जो संवत का 2082 संवत का निकाला था सारी सही रही। आपने तो कहा था नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बिहार के, वो तो बन गए। जीवन मरण लाभ हान यश अपयश प्रभु हाथ। जिस दिन मृत्यु होनी है ना, कोई टाल नहीं कर सकता। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधम एव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्य वदेहिनः। विमान दुर्घटना होगी, कहीं सरकार बदल जाएगा, कहीं इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप तो डरा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल को अच्छे से स्टडी करेंगे तो मैं ये भी बताता हूँ कि ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए, उससे आप बचेंगे। मैं ये भी बताता हूँ कि विमान पर बैठिए तो बोलिए चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कही सब कोई। एक फ्लाइट ऐसी भी दुर्घटनाग्रस्त होगी जिसमें नेता बैठे होंगे और भारत के अंदर होगी। 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 इसमें भी फ्लाइट क्रैश का योग आता है। मेरे भविष्यवाणियों को देख करके शेयर मार्केट हिलने लगा। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर शेयर नहीं हिला पाते इतना जल्दी स्टेटमेंट से, और आपके स्टेटमेंट से शेयर हिलती हैं जबरदस्त तरीके से। आपको क्या लगता है पीओके आएगा वापस? पीओके आपने अपने प्रोफाइल में लिखा है पद्मश्री नॉमिनेटेड 2022। किसने नॉमिनेट किया था आपको? कैबिनेट नॉमिनेशन था। आपको कैसे पता चल जाता है कि मोदी जी अपनी जेब में 5 लौंग और 2 कपूर लेके घूमते हैं? मोदी जी ने बताया। अभी 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर मैं पूछूं कौन जीतेगा? देखिए 2083 को लेके सुमिताचार्य जी की भविष्यवाणियां। 2083 में 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 के बीच में अगर आप देखिएगा तो मूल रूप से देखा जाए तो भारत में राज्य सत्ता का पलट होने का योग है। राज्य सत्ता, स्टेट गवर्नमेंट पलटता हुआ दिखाई पड़ता है। पूर्वी भारत में उपद्रव दिखाई पड़ता है, बहुत सारा आग दिखाई पड़ता है, विस्फोट तक दिखाई पड़ता है। मिडिल ईस्ट में बहुत अचानक से उत्पात बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्केट क्रैश होगी। मार्केट क्रैश पूर्णतः जब होनी शुरू होगी, वो ड्यूरेशन बताता हूँ। 13 अगस्त से मार्केट क्रैश होना शुरू होगा। पहला डिप आएगा 11 सितंबर के बीच में, बड़ा डिप होगा। 16 जून से 14 जुलाई के बीच में किसी पॉलिटिशियन का असैसिनेट होने का योग आ रहा है। 2026 यानी कि नया साल आया और आपने देखा होगा कि भर भर के एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिष ने बहुत से प्रिडिक्शंस करे। लेकिन ज्योतिष क्या आंग्ल नव वर्ष से चालू होता है यानी कि 1 जनवरी से, या फिर हमारे चैत्र नवरात्रों से, चैत्र प्रतिपदा से हमारा नव वर्ष चालू होता है? नव वर्ष यानी कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र मास के प्रतिपदा से, नवरात्रों के पहले दिन से चालू होता है और उस दिन से ही कई प्रदेशों में अलग अलग त्यौहार भी मनाए जाते हैं। जो हमारा पांचांग है वो संवत्सर भी उसी दिन से चालू होता है। इस बार यानी कि 2026 में 19 मार्च से नव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। इस नव वर्ष को लेकर यानी कि हिंदू नव वर्ष को लेकर क्या क्या भविष्यवाणियां हैं, आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे। और उसके अलावा बहुत से ऐसे विषय भी जिनको आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने छुआ नहीं है, डरते हैं उनके बारे में बात करने से, वो बातें भी आज करेंगे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज हमारे साथ में हैं, बहुत वायरल हो रहे हैं और पता नहीं कौन कौन सी भविष्यवाणियां करी इनकी और बहुत सी सही हुई। इनका नाम ऐसा उछला है कि जैसे मान लीजिए कि सिक्का चलने लगा है आजकल इनका। सुमिताचार्य महाराज जी, बिहार से आते हैं आप और ये इतने बिजी हैं कि आज भी हमारे पॉडकास्ट में आए हैं तो 3 नेशनल न्यूज़ चैनल पे ये होके आए हैं और हम रात में बैठ के अब इनके साथ में पॉडकास्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी। पहले तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और बहुत धन्य हूँ, आपके साथ बैठ करके पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अपने इस सुंदर शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए। जिस प्रकार से आपने इस शो को बांधा है, जिस प्रकार से आपने इंट्रो दिया है, उसमें अलग सी एनर्जी है, वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, भगवती की सत्ता महसूस कर पा रहा हूँ। और आपको देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की होती है कि नई जनरेशन हमारी आ रही है, वो स्पिरिचुअल वे में इस तरह से मेरा ये आपको शुभकामनाएं हैं कि आप जो ये जेन जी इनको बनाया गया है
एक मतलब अलग तरह से दिखा रहे हैं, जैसे अलग प्लैनेट से आ गए हैं जेनजी। लेकिन उनमें से आप लोग भी निकल रहे हैं, मैं और तो आप लोग भी गाइड करिए ऐसे नौजवानों को जो कि धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने कदम बढ़ाएं और धार्मिक काम करें। चूँकि मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि आप बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, और चूँकि ब्राह्मण हैं और हम लोग इस शो को शुरू करने वाले हैं, और जब ब्राह्मण सम्मुख बैठे तो सर्वप्रथम ये अरे बनता नहीं है नहीं कि नहीं, नहीं नहीं, ब्राह्मण का पैर ये छूकर ये ये आशीर्वाद तो मैं लिया जाए। कराता नहीं हूँ प्रभु, बैठो 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 अरे, सर। अब मैंने आपको आशीर्वाद तो देना चाहिए इसमें, बिल्कुल, मैंने क्योंकि मेरा आशीर्वाद आपके। सबसे पहला जो आपने यहाँ पर आपका जो धर्म बनेगा सर्वप्रथम तो यही होगा कि आशीर्वाद आप दें। उसके बाद अब हम इस शो के माध्यम से जो भी चीज़ें लाएँगे जनता के समक्ष, वह काटते रहें, और जनता के समक्ष जो भी चीज़ें आएँगी वो जनता के हित में जाएँ, और सच में देश में कुछ बड़ा बदलाव हो। और कहते हैं जब बड़ा बदलाव होना हो, कुछ बड़ा प्राप्ति होना हो, या कोई बड़ा कहते हैं नवनिर्माण होना हो, तो उसका शुरुआत कहते हैं रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्श च योगिनी, शब्दों से होता है। और शब्दों को बांधने का कला, और हम दोनों ने जिस प्रकार से भगवती आराधना करी है, उसका कला जो है कुछ अलग ही रिजल्ट लेकर के आएगा। बिल्कुल, तो पहले तो ये बताइए कि आपने एक भविष्यवाणी करी कि 28 जनवरी से शायद, और दूसरी डेट मुझे याद नहीं है, इसके बीच में विमान 27 दुर्घटना हो। फरवरी 28 जनवरी से 27 फरवरी 2026 में विमान दुर्घटना का योग मैंने जुलाई 10 2025 में न्यूज़पेपर में बाकायदा प्रिंट करवा करके बता दिया था। और 28 जनवरी को पहला विमान गिरता है अजित पवार जी का, महाराष्ट्र में, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, और नॉर्दर्न अलाइनमेंट लेते ही नॉर्थ ईस्ट एलिमेंट का भाग पूरा होता है, फ्लाइट गिर जाता है। कल की भी घटना है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी गिरते गिरते बचे हैं फ्लाइट से, उनकी फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। 28 को पहला प्लेन क्रैश, 29 को दूसरा प्लेन क्रैश, 30 को प्लेन का पहिया खुल जाता है, 1 तारीख को प्लेन आपस में टकराते हैं, 3 तारीख को 6791 इंडिगो और एयर इंडिया का फ्लाइट भी आपस में टकराता है। ज़बरदस्त दुर्घटना होते होते टल जाता है। इतना केओस उत्पन्न होता है कि इंडिगो को अपने 4500 प्लेन्स ग्राउंडेड करने पड़ते हैं। लॉन्ग रूट एयर प्लेन्स वो उड़ा नहीं रहा। उनके पास ना एम्पल बुकिंग्स हैं, बहुत बुकिंग कैंसिल हुई हैं, एयरलाइन का शेयर भी गिरा है उसके कारण। और ये केवल एक भविष्यवाणी नहीं, मैंने पिछले साल जुलाई 10 को 48 भविष्यवाणियों का बकायदा लिस्ट निकाला था, और 48 के 48 आज प्रमाणित है कि 2025-2026 के टेन्योर में जो संवत का 2082 संवत का निकाला था, सारी सही बैठी है। 48 की 48। 48 के 48 पे ठोकता हूँ। आपने तो कहा था नीतीश कुमार, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बिहार के, वो तो बन गए। एक तो मैं ही बता देता हूँ गलत है आपकी। 48 की 48 भविष्यवाणियां जितनी थी उसमें, जो न्यूज़पेपर वाली 48 भविष्यवाणियां हैं, उससे बाहर है ये बिहार की पॉलिटिक्स की भविष्यवाणी, उसको एक अलग सेक्शन दिया था। इसका कारण ये बनता है कि जब कभी, जैसे आज हम और आप बैठे हुए हैं, हमें कुंडली की आवश्यकता पड़ती है। मैं किसी देव शक्ति के ऊपर इस दाव को नहीं ठोकता हूँ, मैं इसको कुंडली और गणना के ऊपर ठोकता हूँ। गणनाएं जो मैंने करी, जो डेटा मेरे पास उपलब्ध था उसके अनुसार बिल्कुल सटीक थी। क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो आप डेट ऑफ बर्थ निकालिएगा, जिस व्यक्ति का भी डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन आता है नीतीश कुमार के नाम से, वो डेट ऑफ बर्थ में राजयोग है ही नहीं। चाहे कोई भी ज्योतिष उस पर बैठ जाए, उस व्यक्ति का राजयोग नहीं है। जो डेट मुझे सप्लाई की जाती है उस डेट में सीएम बनने का योग नहीं था, जिसके कारण चूंकि कुंडली इतना गणना का विषय है कि घंटा समय का भी डिफरेंस होता है, तो फिर कुंडली गलत बन जाती है। वहाँ डेट का डिफरेंस है। मेरा ही डेट ऑफ बर्थ आप सही से निकाल के दिखाई इंटरनेट से, 8 जनवरी मेरा डेट ऑफ बर्थ इंटरनेट बताएगा, एक्चुअल में 28 जनवरी को पैदा हुआ। ईयर तो बताएगा ही नहीं इंटरनेट। कोई ज्योतिषाचार्य अपना ईयर का अंदाजा लगा करके उसके ऊपर गणना दे सकता है। मोदी जी की 5 कुंडलियां ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई वृश्चिक लग्न की है, तो कोई वृश्चिक राशि वाली है, कोई मेष राशि वाली है, कोई धनु लग्न की कुंडली है, किसी के केंद्र में ऊपर बृहस्पति टॉप पे बैठा हुआ है, किसी में इंद्र योग है, किसी में चक्रवर्ती सम्राट योग है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की कुंडलियां हर व्यक्ति की मिल जाती हैं। तो जहां पर व्यक्तिगत कुंडली का विषय आता है, वहां पर डेटा सप्लाई अगर सही किया जाए तो गलत नहीं होती कुंडलियां। सुमिताचार्य जी, अगर आप ये बता सकते हैं कि इस दिन विमान दुर्घटना होगी, तो आप उस व्यक्ति का नाम भी बता दो, कम से कम वो बच जाए। अब 1 महीने का पीरियड या 2 महीने का पीरियड आप बता रहे हो कि इसमें विमान से मत चलो। जो लोग रोज ट्रैवल कर रहे हैं, रोज जिनको जाना ही जाना है, वो कैसे बच सकते हैं? अच्छा, 20 जनवरी से 28 जनवरी में कितनी विमान दुर्घटनाएं घटी? 1 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में कितनी विमान दुर्घटनाएं हुई? एक भी न्यूज नहीं आया पड़ा। लेकिन 28 जनवरी जो मैं डेट देता हूँ, 28 जनवरी को पहली दुर्घटना, 29 जनवरी को दूसरी दुर्घटना, 30 जनवरी को दुर्घटना, 31 को दुर्घटना, 1 को दुर्घटना, 2 को दुर्घटना, 3 को, हर रोज एक न्यूज। और कल भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खुद का फ्लाइट जो है लड़खड़ाता हुआ, लगभग सभी फ्लाइट्स में नेता का बैठना। जीवन मरण, लाभ हान, यश अपयश प्रभु हाथ। यस, जिस दिन मृत्यु होनी है ना, कोई टाल नहीं कर सकता टाल मेरे नहीं भाई। सकता।
उस दिन जाना होगा आपको। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव देहिनः। तो ये चीजें, मृत्यु का दिन तो नहीं टाला जा सकता, मृत्यु का दिन तो तय है, लेकिन मृत्यु का स्वरूप बदला जा सकता है। हमारे शास्त्र में, शिव महापुराण में, मार्कंडेय पुराण में बड़ा अच्छा उदाहरण है कि मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया और जाप के स्वरूप में 12 वर्ष की जो उनकी पृथ्वी की आयु थी, वो 12 वर्ष देवलोक का आयु, शिवलोक का आयु उनको मिल गया, जिसके कारण आज वो चिरंजीवी हैं। तो टाला तो जा सकता है, जिसके ऊपर मृत्यु होने वाली है उसको संकेत मिल जाता है मार्केश का। 6 महीने के भीतर रिपीटेड एक्सीडेंट्स होने लगते हैं, रिपीटेड योग आने लगते हैं, उसकी छाया कमजोर दिखाई देने लगती है, आईने में खुद का चेहरा धुंधला दिखाई देने लग जाता है। उसको संकेत मिलता है, अगर वो ज्योतिष शास्त्र को माने या हम जैसे लोगों की बात अगर सुने, तो ज्ञान जो है अंधकार को छाट देती है और मृत्यु जैसा अंधकार को भी ज्ञान टाल सकता है। इसका प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं। इसीलिए अगर मैंने डेट बताया है कि इस डेट से इस डेट के बीच में विमान में यात्रा नहीं करनी है, तो उसके लिए काट करके यात्रा करें। जो बिना काट के यात्रा करता है या अचानक से, जगदीप अजीत पवार जी के साथ में जो घटना घट रही थी, वो कार से जाने वाले थे उस स्थान पर, लेकिन एकाएक प्राइवेट विमान आता है। यहाँ पर ठीक वैसा जैसे सोने का मृग आ गया हो, ना दृष्टि पूर्वकेन न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल के समय, चूंकि पता तो थी बातें, मेरे वीडियो 100 मिलियन लोगों ने देख रखा था, अगर सभी चैनल का रिकॉर्ड देखा जाए तो उतने लोगों में से लगभग सभी तक ये बात पहुंच गई थी कि 28 जनवरी से 27 फरवरी प्लेन नहीं लेना है, क्योंकि उससे पहले जब से मेरी वीडियो रिलीज हुई थी तब से ही एयरलाइन के शेयर नीचे गिरने लगे थे पूरे इंडिया में। इंटरनेशनल ढूंढ रहे हैं सब आपको, सब ढूंढ पहले इंडिया के इकोनॉमी में बड़ा भूचाल आ रखा था, उस समय पहले ही भूचाल आ गया था। 28 जनवरी को जब वो घटना घटती है, क्या पता नहीं होगा या क्या आइडिया नहीं लगा होगा? अगर आइडिया नहीं लगा होगा तो फिर वही, हालांकि वो चीज़ें प्रभु की इच्छा, बहुत दुखद घटना ये घट गया, लेकिन हम लोगों का यही कर्तव्य बनता है कि लोगों को सूचित कर दें। इस पर लोग कहेंगे कि आप डराते हैं, ये डर उत्पन्न नहीं हुआ यहाँ पर ज्ञान से अज्ञानता का बादल छटा, ज्ञान से अंधकार छटा, तमसो माँ ज्योतिर्गमया असतो माँ सदगमया। ज्ञान ये करता है, जब ब्रह्मा जी के समक्ष भगवती आती हैं सर्वप्रथम आदि शक्ति, तो ब्रह्मा जी के मन में डर ही उत्पन्न हुआ था कि उनके पास फिर सरस्वती बनकर के अर्धांगिनी आई थी। वो क्या संकेत देता है कि सरस्वती से, बुद्धि से, ज्ञान से भय का नाश होता है। तो ज्ञान अगर मैं दे रहा हूं तो उससे भय का नाश होना चाहिए। अगर आप भयभीत हो रहे हैं, अत्यधिक भयभीत हो रहे हैं, तो थोड़ा और आपको ज्ञान की आवश्यकता है, थोड़ा और भजन की आवश्यकता है, कृपा मांगिए। लेकिन आप तो भय का ही व्यापार कर रहे हैं। मेरा कोई कहीं भय का विमान व्यापार नहीं दुर्घटना है। होगी, कहीं सरकार बदल जाएगा, कहीं इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप तो डरा रहे हैं। नहीं, अगर आप मेरे चैनल को अच्छे से स्टडी करेंगे तो मैं ये भी बताता हूँ कि ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए, उससे आप बचेंगे। मैं ये भी बताता हूँ कि विमान पर बैठिए तो बोलिए चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहि सब कोई, बोलिए मार्गेषु रक्षतु माम नीलकंठः, शिव अमोघ कवच से बोलिए शंकर जी नीलकंठ के रूप में आकर के आपकी रक्षा कर लेंगे। लेकिन ये चीजें वही कहते हैं कि कर्ण के समान युद्ध के समय या जरूरत पड़ने पर आप यही विद्या भूल जाते हैं जब काल का समय आता है। तो मैं विद्या भी बता रहा हूँ, लेकिन लोग विद्या भूल जा रहे हैं। जो सवाल आपने करा है उसमें वही स्फुटित होता है कि वो विद्या को आप भी आभास, उसमें आपने उस विद्या का आभास नहीं करा, आपने केवल वो देखा जो नेगेटिविटी बताई गई आपको। बस यहाँ पर दिखाई दिया ऋषि मुनि का श्राप, आपको ये नहीं दिखाई दिया कि उन्होंने ये भी बताया था कि उसके बाद तुम्हारी गति क्या होगी, कि तुम योगों योगों तक जाने जाओगे। क्योंकि हमारा जो जन्म है वो एक जन्म का नहीं है, हम लोग जन्मों जन्मों तक कर्म करते हैं और जन्मों जन्मों तक जाने जाते हैं। ऐसी कोई कीर्ति स्थापित हो जाए कि वो आत्मा जन्मों जन्मों तक जाने जाए, वैसा कीर्ति अगर स्थापित हो रहा है और उस जन्म में उसके कारण मृत्यु प्राप्त होता है तो मृत्यु स्वीकार। तो आचार्य जी ये बताइए कि अब ये जो नववर्ष चालू हो रहा है, इसमें क्या योग हैं विमान दुर्घटना के? विमान दुर्घटना का पहला योग तो दो ऐसे योग है, 2 ऐसे महीने हैं जिसमें विमान नहीं लेना है। हर रोज आपको विमान दुर्घटना का या विमान क्षतिग्रस्त का योग दिखाई देगा, ऐसा न्यूज सुनाई देगा। पहला डेट आता है 14 जून से 16 जुलाई 2026 के बीच में आपको फ्लाइट नहीं लेना है। अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो उस ड्यूरेशन में फ्लाइट का लड़खड़ाने का, गिरने का, दुर्घटनाग्रस्त होने का योग है। मैं नहीं कह रहा सभी फ्लाइटें दुर्घटनाग्रस्त होंगी, लेकिन उसमें अधिकता बढ़ जाएगी, बहुत फ्रीक्वेंट न्यूज आएगा, इसलिए फ्लाइट लेना अवॉइड करना है। जान है तो जहान है। एक फ्लाइट ऐसी भी दुर्घटनाग्रस्त होगी जिसमें नेता बैठे होंगे और भारत के अंदर होगी। बचेंगे? नहीं। क्या बात कर रहे हैं? तो फ्लाइट गिरेगा तो नेता कैसे बचेंगे? केवल नेताजी का फ्लाइट है या मतलब नेता तो बैठे होंगे, ये तो दिखाई देता है। नेता के साथ अन्य लोग भी हैं, लेकिन नेता तो ये स्पष्ट है कि उसमें होंगे। डेट एक बार फिर से बता दीजिए। 14 जून से 16 जुलाई 2026 के बीच में ये घटना घटने का योग है। मैं मिलूंगा उसके बाद आपसे। मिलिएगा। दूसरा भी आपने कुछ योग बताया, 2 योग बताए। हाँ, दूसरा है अक्टूबर का महीना में, मैंने हालांकि सब लिस्ट बनाया हुआ है यहाँ पर, 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026, इसमें भी फ्लाइट क्रैश का योग आता है।
इसमें भी फ्लाइट नहीं लेनी है। अच्छा। हाँ, अपने अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है स्वामी जी, दिक्कत ये है कि तो इंडिया के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं आप तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की फ्लाइट्स अगर अब्रॉड की है, यूएस की है या यूरोप की है, तो बहुत पहले टिकट बुक करा लेते हैं। एक मेरे अब वो इंस्टाग्राम अगर पे बैठा है, वो कैंसिल भी नहीं करा सकता क्योंकि ऐसा उसका प्लान है, और वो आपकी रील देख रहा है। अब वो बेचारा डरते हुए जा रहा है। एक बात सुन लीजिए, इसमें भी मैं बताता हूँ। अगर रील पे ही बात करते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाइएगा। एक व्यक्ति बार बार कमेंट करता है कि महाराज जी आपने हमारी जान बचा ली। कोलंबिया के अंदर जो फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ है वो उन्होंने मेरी रील देख करके अपना टिकट कैंसिल कराया था। वहाँ उन्होंने लाख 1.5 लाख का परवाह नहीं किया, अपने जान का परवाह करा। अगर लाख 1.5 लाख आपके जान से ज़्यादा कीमती है तो उसको यूज़ कर लीजिए। अभी तो 1 साल पहले बता दे रहा हूँ, 1 साल पहले अगर बता रहा हूँ, 6 महीना 7 महीना पहले बता रहा हूँ, अभी टिकटें बुक नहीं होंगी। क्योंकि अभी अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो ओवर प्राइस टिकट करते हैं। 3 महीना पहले तक कर रहे हैं, 2 महीना पहले तक कर रहे हैं तो ठीक प्राइस में करते हैं लोग बुक। तो अभी बुकिंग है नहीं, मत बुक करिए। और अगर बुक करना पड़े तो उस ड्यूरेशन के बाद करिए। क्या ज़रूरत है रिस्क लेने का? पहले भी घटना घटी है। मैंने शुरू से बोला कि देवी शक्ति पर मैं ठोक नहीं रहा बात को, मैं गणना पर ठोक रहा हूँ। अगर गणना पहले भी हुई है, अगर इस बार भी गणना भगवान न करे अगर हो जाए तो फिर वो बहुत बड़ा दिक्कत होगा। आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे उस चीज़ में। इससे मैं बढ़िया आप प्रार्थना करूंगा कि आपकी दोनों भविष्यवाणी गलत हो जाएं। प्रार्थना करने का तो विषय है। मुझे भी बुरा लगता है जब ये घटना घटती है, लेकिन ये ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि घटना तो घटने का योग है, लेकिन ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो व्यक्ति को ये वीडियो पहुँच रहा है या जो व्यक्ति जहाँ तक ये वीडियो पहुँचा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज के, फैमिली ग्रुप में वीडियो भेज करके, उतना पहुँचाइए, ताकि वो लोग ना हो जिन तक ये ज्ञान पहुँच गया है। ज्ञान होने के बाद भी अगर आप चढ़ रहे हैं तो फिर तो आत्मदाह करने जा रहे हैं। ये बताइए, आप अपनी प्रोफाइल में ये डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर, द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर, ये क्यों लिखा है? ये मीडिया वालों ने मुझे इस तरीके से प्रचार कर दिया, द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर। अच्छा। प्रचार हो गया कि जैसे मेरे भविष्यवाणियों को देख करके शेयर मार्केट हिलने लगा। तो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर शेयर नहीं हिला पाते इतना जल्दी स्टेटमेंट्स, और आपके स्टेटमेंट से शेयर हिलती हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो आपको अगर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को उपाधि नहीं दे सकते हैं तो कम से कम डिक्टेटर बुला लेते हैं। आपको अच्छा लगा? बढ़िया लगा। एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर सुनने में तो बढ़िया लग रहा है। डिक्टेटर सबसे बड़ा पता है आपको कौन हुआ है? किसको कौन हुआ कहते है? हैं? हिटलर को। हिटलर सबसे बड़ा डिक्टेटर नहीं है, सबसे बड़ा डिक्टेटर है भगवान श्री राम। हम्म। ऐसे प्रभु जिन्होंने अपने राज्य के लिए, अपनी सत्ता के हित में अपना राजपाट भी छोड़ करके वनवास उन्होंने स्वीकार किया, जिनके खड़ाओं ने शासन किया। डिक्टेटर असली वो होते हैं। डिक्टेटर वो नहीं होते हैं जो लोगों को मारे और हिंसक जानवर के जैसा बिहेव करे। डिक्टेटर का मतलब ये होता है कि अगर हमारे देश की ज़मीन टूट रही है तो उस ज़मीन के लिए खुद को बलिदान दे दें। जैसे संभाजी महाराज अपने पूरे आंखें नोचवा ली थी उन्होंने, अपना ज़मीन नहीं जाने दिया। रानी पद्मावती 200 रानियों के साथ में आग में जिंदा आत्मदाह कर लिया। असली डिक्टेटर वो होते हैं। वो नहीं होते हैं कि कुर्सी और सत्ता 5 साल के लिए मिली है तो जितना लूट सके तो लूट लो। भले भारत से टूट गया पाकिस्तान, भारत से टूट गया बांग्लादेश, भारत से टूट गया उधर जम्मू कश्मीर, और अभी भारत के और टुकड़ों की मांग हो रही है। और मांग करने वाले भी बड़े बढ़िया से ताज पहन के बैठे हैं, 5 स्टार होटलों में मज़ा से एंजॉय कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि नेताजी हमको इतना ज़मीन का टुकड़ा भारत से तोड़ के दे दीजिए, हम आपको इतना वोट एश्योर्ड करते हैं कि आपको इतना वोट मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं भारत के अंदर, ये राजनीति नहीं है, रंक नीति है। राजनीति वो होती थी कि भारत उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत है, अखंड भारत है। आज हमारे घर में भी अगर कोई पड़ोसी, कोई गोतिया ज़मीन का 2 हाथ ज़मीन अगर निकलता है तो उसके लिए रक्तपात होने लग जाता है, क्योंकि पूर्वज का बचाया हुआ ज़मीन है। पूर्वजों ने क्या कितना बलिदान देके ज़मीन बचाया, उस ज़मीन को हम लोग नहीं जाने देते हैं। चैन से बिस्तर पे सोते नहीं हैं, चैन से बैठते नहीं हैं। लेकिन यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो उसको सेलिब्रेट करते हैं हर साल कि वाह पाकिस्तान टूट के अलग हो गया, भारत अलग हो गया। सोचिए ज़रा, इस चीज़ को सेलिब्रेट करने का विषय नहीं है। जब तक पाकिस्तान वापस भारत में मिल करके अखंड भारत नहीं बनता है, जब तक पीओके वापस नहीं आता है। ज़मीन जो टूटा, अरे ज़मीन पूरा हमारा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक सब कुछ हमारे अंदर था, और ज़मीन टूटने को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? गौ का रक्त भारत में गिरता है, जिसको हम लोग गौ माता कहते हैं, माता कहते हैं। जिस देश में उस माता का हत्या होता हो, उस देश के लोग एंजॉय कैसे कर सकते हैं? आप देखिए शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य अपना कुर्सी नहीं पकड़ते हैं। उनके पास भी गद्दी है लेकिन अपनी गद्दी पर नहीं बैठते हैं।
और ये संकल्प लेते हैं कि अपनी शंकराचार्य की गद्दी पे तब तक नहीं बैठूंगा जब तक भारत में एक बूंद भी गाय का रक्त गिरना बंद नहीं होगा। और तो फिर किस अथॉरिटी के साथ अभी की सरकार में चाहे पहले की सरकार हो चाहे किसी भी देश की सरकार, ये सब किस अथॉरिटी के साथ आंख में आंख मिला लेते हैं, ये चीज़ें बंद नहीं कराते हैं। और हिंदूवादी समाज और हिंदू राष्ट्र का हम सपना देख रहे हैं, जब तक ये चीज़ें बंद नहीं होंगी, अखंड भारत का निर्माण नहीं होगा, तब तक चैन से कैसे सेलिब्रेट करेंगे। और प्रेरणा तो देता है बिल्कुल, डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर जो वर्ड है बहुत हद तक प्रेरणा देता है। मुझे लगता है यूथ भी, बहुत लोग इस बात से एग्री भी होंगे। हालांकि मेरा निजी मानना है कि ये डेमोक्रेसी एक एक्सपेरिमेंट के जैसा मुझे दिखाई हालांकि पड़ता है। एक्सपेरिमेंट ही है, 100 साल का एक्सपेरिमेंट। क्योंकि पहले बौद्धिक क्षमता ज़्यादा मानते हैं आप लोगों का था या अभी ज़्यादा है? आप क्या मानते हैं? सतयुग त्रेता में बौद्धिक क्षमता ज़्यादा थी कि हमारे दादा के जनरेशन में लोगों के पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती थी, किताब देखते थे और कॉमा कहाँ है, फुल स्टॉप कहाँ है, याद होता था। पहले तो ग्रंथ लिखे नहीं जाते थे ना, गुरु शिष्य को देता था, गुरु शिष्य को देता श्रुति था, परंपरा थी, गुरु शिष्य को देता है। तो उस परंपरा ने राजतंत्र को दिया था और राजतंत्र इतना फल फूल रहा था कि भारत सोने की चिड़िया थी। भारत का जो जमीनी स्तर था, फैलाव था, बहुत विस्तार था, बहुत बड़ा था, बहुत विराट था। टकराने भी वैसे ही राजा आते थे जिसमें उतना दम होता था। और अभी नहीं के तो मुंह समय के खा के जाते थे अभी के वापस। और अभी के टकराने भी वही आते थे जिसमें दम था और मुंह की खा के जाते थे। इतिहास में नाम है, जो टकराने आते थे और हार के जाते थे, नेपोलियन और ये सब नाम आता है कि सुनने में लगता है हाँ राजा आए थे। अब तो सुमिताचार्य जी से मैं अगर पूछूं अखंड भारत बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखिएगा 5 चुनाव और होगा, उसके बाद केवल राजतंत्र का ही डिमांड होगा, डेमोक्रेसी कोलैप्स करेगी। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट इतना अनस्टेबल है। सोचिए जरा क्या बचेगा, किस पे राज करेंगे, किस पे डेमोक्रेसी, देश बचेगा कहाँ? लोगों के मन में इतना खूट डल गया अपने देश को लेकर के कि देश बच कहाँ रहा है। भारत कौन सा भारत? अगर हैदराबाद वाला तेलंगाना का सेक्शन कट गया, कहाँ भारत बचा? नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा, कहाँ भारत बचेगा? आपका जम्मू कट जाएगा, कौन सा भारत बचेगा? केवल दिल्ली को भारत कहेंगे तो भारत नहीं होगा ना, पूरा देश तो खो गया फिर हाथ से। क्यों खोएगा? क्योंकि वोट पकड़ने के लिए हर प्रकार की गंदी नीति का प्रयोग कर लिया जाता है और उतना खर्चा कर दिया जाता है चुनावों में, इतना सेलिब्रेट किया जाता है चुनावों में कि जैसे ही कुर्सी मिलती है सबसे पहले खर्चा रिकवर किया जाता है, पूंजीपतियों का पैसा लगा के चुनाव लड़ा जाता है। तो जब चुनाव लड़ा जाएगा, ये पता रहेगा, मानसिकता है कि कुर्सी 5 साल के लिए मिली है, तो पहले जितना लूट सको लूटो, यही माइंडसेट सबसे पहले ट्रिगर होगा। मैं मानता हूँ कि ठीक है, कुछ संत बैठ जाएगा गद्दी पे तो वो कम लूटेगा या वो नहीं लूटेगा, लेकिन उसको लुटवा देंगे बाकी के पूंजीपति जिन्होंने खर्चा किया। तो ये डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, कहीं संत तो एक ही हैं जो बैठे हुए हैं, डेमोक्रेसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उन्हीं को इशारा कर रहे हैं आप? ना संत का मतलब होता है एक राजा का पद मान सकते हैं, वो राजा के पद पे बैठे हैं और संत प्रवृत्ति का आदमी हो, संत प्रवृत्ति होती है। लेकिन मैं बकायदा संत बता रहा हूँ। संत तो गद्दी पे नहीं बैठते। मेरा कहने का अर्थ है कि संत अगर बैठे हैं कहीं पे, एक उदाहरण स्वरूप में यूएस के भी प्रेसिडेंट अगर संत हो जाए इन केस, तो भी डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है वो वही करवाएगा, उनसे भी उनके आसपास के तंत्र से वही काम करवाएगा कि रंक नीति चलेगी। राजनीति का मतलब मेरे पास समृद्धि है, अब मैं फैलाव करूंगा और धर्मार्थ नीतियों का प्रचार करूंगा। अभी क्या आया, एप्स्टीन फाइल का रिपोर्ट आया, सारे बड़े बड़े चेहरे उसमें आ गए सामने। अब ये दिखाई नहीं पड़ता कि सारे समाज में नरपिशाचों का राज चल रहा है और कोई नकारात्मक शक्ति इस दुनिया को या इस दुनिया के बड़े बड़े सत्ताओं को कंट्रोल कर रही है। अब ये नकारात्मकता ही बाद में जाकर के कली बने या कली पुरुष बने, राक्षस बन जाए, यही नकारात्मकता है। इसको हराना है तो राम राज्य लाना पड़ेगा। ऐसे राजा की आवश्यकता है जो खड़ाव रख के भी शासन चला ले। आपको क्या लगता है पीओके के लेके, पीओके आएगा वापस? पीओके इस तरह के भारत में नहीं आएगा वापस। पीओके पाकिस्तान सब भारत में मिल जाएगा देखिएगा, लेकिन तब आएगा जब अखंड भारत निर्माण होगा और डेमोक्रेसी में नहीं निर्माण होने जा रहा। कब तक होगा ये? 5 सत्र चुनाव चलेंगे पूर्ण, 25 साल। डेमोक्रेसी भारत की भी हिलेगी। डेमोक्रेटिक मॉडल स्टेबल मॉडल नहीं है, इसके ऊपर बहुत डिबेट होना चाहिए, इसके ऊपर संसद में बात होनी चाहिए। 2050 के बाद तो गजवाए हिंद बनाने की बात चल रही है, बन के रहेगा। तो आप कह रहे हैं अखंड भारत, लेकिन ये जो वही मिला लेंगे फिर पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सब मिलाएंगे। और लेकिन वो चीज़ डेमोक्रेटिक नहीं होगी, वो चीज़
अब देखिएगा राजतंत्र के अंदर होगा, उस समय राजतंत्र ही चल रहा होगा भारत में। तो बहुत देर हो जाएगी देर आचार्य कैसे है, जी। 20-25 साल कहाँ देरी है, सामने है, पलक झपकते हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आ गया। आपने अपने प्रोफाइल में लिखा है पद्मश्री नॉमिनेटेड हम्म। 2022। जी, किसने नॉमिनेट किया था आपको? कैबिनेट नॉमिनेशन था पद्म। अच्छा, भारत सरकार ने आपको नॉमिनेट किया था? हाँ, उसमें रिकमेंडेशन जाता है कैबिनेट में। जी, मैं किसने नाम नहीं रिकमेंड किया दूंगा था? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किन के गए थे, लेकिन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन गए थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। कुछ लोग सवाल उठाते हैं, उठाएं। मुझे अच्छा लग रहा है आपसे जो जो सवाल कर रहे हैं, बड़ा कॉन्फिडेंटली आप जवाब दे रहे हैं। यही उम्मीद थी आपसे। किसी व्यक्ति की कुंडली देख के ये बताया जा सकता है कि हाँ, इसके दुर्घटना होने की संभावना इस डेट और तारीख में है, लेकिन विमान दुर्घटना इस डेट से इस डेट में होगी, ये किसकी कुंडली देख के बताते हो आप लोग? देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो कुंडली की गणना गणेश भी है और गणना भी है। भगवान का काम है आपको संकेत देना, आपको अनुभव करवाना। जब आपको अनुभव होता है कि हाँ, साल के इस समय में ये घटना होने का योग दिखाई पड़ता है, फिर आप ग्रहों से उसको मिलाओ। जैसे ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बने हुए हैं, जैसे 2025 में मीन राशि में शनि का होना, पश्चिम का एलिमेंट गड़बड़ा गया। और मीन राशि में शनि के होने के साथ जैसे ही ये जो 2025 का संयोजन देखेंगे तो मंगल का अंक लेकर के आता है। 2026 का जो संयोजन है, इसमें दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। अगर अंक गणित से अंक ज्योतिष से देखिएगा तो अंक ज्योतिष से सूर्य का नंबर का ये साल है, और कन्या लग्न को लेके शुरू होता है, 6 लेके शुरू होता है। ये वर्ष में 2083 संवत लगेगा, जिसके राजा बृहस्पति हैं। बृहस्पति और 6 अंक दोनों के बीच में विरोधाभास उत्पन्न होता है। शुक्र और बृहस्पति देवासुर संग्राम बनाते हैं। इसके कारण वायव्य एलिमेंट खराब होता है, और मंगल और बुध की जहां युति होती है वहां पर विस्फोट होता है। तो वायव्य एलिमेंट खराब हुआ और फिर विस्फोट हुआ, दोनों एक साथ कहाँ हो सकता है? अग्नि कहाँ हो सकती है? वायव्य एलिमेंट में, फ्लाइट के इंजन में अग्नि होती है। यही सबसे बड़ा कारक होता है कि इंजन से रिलेटेड, क्योंकि हवा में आग तो और उड़ेगा नहीं, केवल प्लेन ही है जो हवा में उड़ सकता है आग लेकर के। इसीलिए विमान से संबंधित घटना दुर्घटना का योग उस समय बताया था। ये हाथ में भी क्या आपने एक विमान ले रखा है? नहीं, ये विमान नहीं है, इसको शक्ति यंत्र कहते हैं। अच्छा, इसका कार्य है शक्ति को संपादित करना एक पॉइंट पर ला करके। तो दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे करते रहते हो आप? नहीं, शक्ति ले रहे हो, मैं डरा रहा हूँ। लोगों के ऊपर करने का चीज़ नहीं है। इसको मस्तक में लगा करके शक्तिपात भी करवा सकते हैं, क्रियाएं कर सकते हैं। हालांकि साधारण तत्व देखेंगे तो धातु ही है, लेकिन धातु को शोधा जाता है। कई सारे देवी मंत्र होते हैं, कई सारी देवी साधनाएं होती है जिसमें धातु का शोधन होता है। स्वर्ण का, धातु का, इवन शराब का भी शोधन होता है। अगर बगला कवच देखिएगा तो उसमें शराब का भी शोधन का महत्व बताया गया है। चलिए, गुरु ध्यात्वा सुरा पीप्तवा। चलिए आते हैं इस वर्ष की भविष्यवाणियों पे। जी, सुमिताचार्य जी, अब बताइए कि 2026 तो नहीं, लेकिन हमारा जो हिंदू नववर्ष चालू हो रहा है, इसकी क्या क्या भविष्यवाणी है? क्योंकि ये संवत है 2083। जी, 2083 को लेके सुमिताचार्य जी की भविष्यवाणियाँ। 2083 में 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 के बीच में अगर आप देखिएगा तो मूल रूप से देखा जाए तो भारत में राज्य सत्ता का पलट होने का योग है। राज्य सत्ता, स्टेट गवर्नमेंट पलटता हुआ दिखाई पड़ता है। पूर्वी भारत में उपद्रव दिखाई पड़ता है, बहुत सारा आग दिखाई पड़ता है, विस्फोट तक दिखाई पड़ता है। मिडिल ईस्ट में बहुत अचानक से उत्पात बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जो उत्पात अभी शांत हुआ है, उत्पात अचानक भड़केगा, अचानक बढ़ेगा, और ये रिजल्ट होगा कि मिडिल ईस्ट में 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में सत्ता पलट, पहला सत्ता पलट इस साल का हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? और 2 महीने तक वो सत्ता पलट का सरकार चलेगा, फिर एक और सत्ता पलट होगा। राज्य का नाम बता सकते हैं? मिडिल ईस्ट का क्षेत्र तो आ रहा है अभी, लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन सा एरिया, कौन सा वाला क्षेत्र, कौन सा कंट्री। मिडिल ईस्ट का कंट्री में ऐसा होगा, उत्पाद भी भड़केगा। और नहीं, कंट्री की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर की बात? मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं। सोना चांदी गति पकड़ेगा, शेयर मार्केट में उछाल आएगा 18 अप्रैल से पहले, लेकिन एग्जिट कर जाना है, नहीं तो दिक्कत होगा। 18 अप्रैल से पहले एग्जिट कर जाना है, नहीं तो दिक्कत शेयर मार्केट से? हाँ, उस समय गिरेगा। जो बड़ा शेयर आपने लिया है उसे एग्जिट कर जाइएगा। 18 अप्रैल तक बढ़ेगा, 18 अप्रैल से पहले एग्जिट कर जाइएगा। 18 अप्रैल के बाद क्रैश करेगा, मार्केट क्रैश होगी।
मार्केट क्रैश पूर्णतः जब होनी शुरू होगी, वो ड्यूरेशन बताता हूँ आपको। 13 अगस्त से मार्केट क्रैश होना शुरू होगा। पहला क्रैश, पहला डिप आएगा 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में, बड़ा डिप होगा। और एक और बड़ा डिप होगा 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में। तीसरा डिप लेगा 11 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच में। इस डिप्स में कुछ बड़ी घटनाएं भी घटेंगी। 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में यूरोप के अंदर आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार का ट्रिगर बटन दबेगा। मतलब यूरोपियन कंट्रीज आपस में टकराती हुई दिखाई पड़ती हैं और बहुत ज़बरदस्त विद्रोह मचता हुआ दिखाई पड़ता है यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में। बहुत सारा आग, बहुत सारा हिंसा होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी के साथ में अगर आप देखिएगा कि यूरोप में इसी समय गृह युद्ध का शुरुआत होगा और शेयर मार्केट उसी समय नीचे जाएगा, बैंकों का भी शेयर डाउन होगा। अभी देखिए मार्च, अप्रैल और मई का जो महीना है उसमें बैंकों में भारी पैसा नहीं रखना है। भारी अमाउंट अगर बैंकों में रखा है तो उसको निकाल लीजिए। बैंकों का संबंधित कोई बड़ा समस्या आने का योग है, कोई क्राइसिस होने का योग है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वॉर होता है तो उसमें सरकारें पैसा रोक लेती हैं लोगों का, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स पैसा रोकती हैं लोगों का ताकि वॉर फंड किया जाए। उस समय लोगों के पास बड़ा दिक्कत होता है। एक बहुत बड़ा गेम हो गया अभी बीच में लोगों के साथ, नहीं कि चांदी और सोना लोगों के खजाने से निकल करके सरकार में पहुंच गया। कहते हैं सोना चांदी बिके तो उसको अपशगुन माना जाता है। और पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में जनता के द्वारा इतना बड़ा अपशगुन हुआ। 4,10,000 सिल्वर का रेट पहुंचा जैसे ही, और 60,000 40,000 रेट से जब गिरने लगा तो लोग परेशान होकर, पैनिक होकर के पुराना भी जो खरीदा हुआ था वो भी बेच दिया लोगों ने। लोग हो गए धनहीन। धनहीन ऐसे कह रहा हूं मैं लोगों को कि लोगों का जो धन है अब कंट्रोल होगा इंटरनेशनल गवर्नमेंट के हाथ में। इंटरनेशनल गवर्नमेंट इसलिए कि लोगों ने अपना असली पैसा दे दिया, जो भगवान का दिया हुआ गॉड्स करेंसी होता है वो दे करके लोगों के पास आ गया बस एक पेपर, मैं धारक को फलाना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। लोगों ने वचन खरीद लिया। तो वचन तो तभी चलता है ना जब गवर्नमेंट स्टेबल रहेगा। अगर वर्ल्ड वार की सिचुएशन आई या कुछ भी ऐसा गड़बड़ हुआ तो वचन कहाँ से काम करेगा। गेम तो हो गया, बहुत बड़ा गेम हो गया है। और जिस प्रकार का टेंशन दिखाई पड़ता है, जिस प्रकार का जियो पॉलिटिकल प्रेशर दिखाई पड़ता है, उसका यही योग है कि आने वाले समय में जो लोग हैं वो पावरलेस हो गए हैं। ईरान में लोग जब पावरलेस हुए, फिर करेंसी कोलैप्स हुई, तो आज के डेट में जो पूंजीपति भी थे वो भी आज कटोरा लेके वहाँ पे भीख मांग रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब सरकारी गाड़ी आएगी खाना लेकर के। जिनके पास सोना चांदी था वो तो अपना आराम से जीवन यापन कर रहे हैं, निकल गए देश से। लेकिन जिनके पास नहीं था वो कहाँ से निकलेंगे। निर्धन कर दिया गया है पूरी दुनिया के लोगों को। ताकि रखेगा महाराज, घर में पूरा रखेंगे चोरी हो जाएगा। रखना घर पे नहीं है, आप बैंक के लॉकर में रखिए ना। लेकिन बैंक के लॉकर में ही रखना। हाँ, बैंक के लॉकर में रखिए, वो समझ में आता है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो जनता को तोड़ दिया गया है पूरे दुनिया का। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जियो पॉलिटिकल एजेंडा के अंदर में ऐसा कुछ घटित हुआ है कि पूरे दुनिया के लोगों का जो कहते हैं धरातल है वो टूट गया है। आर्थिक धरातल टूट गया है। सोना और चांदी नहीं है तो आर्थिक धरातल टूट गया है। विश्व युद्ध की आपने बात करी, क्या उसकी भी संभावना लगती है आपको? देखिए उस ड्यूरेशन में जियो पॉलिटिकल वॉर दिखाई पड़ रहा है, बड़ा पावरफुल दिखाई पड़ रहा है, यूरोप के अंदर ट्रिगर होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस तरह का तो योग है, लेकिन पूर्णतः विश्व युद्ध में कन्वर्ट होता हुआ अभी नहीं दिखता है। इसीलिए मैंने ट्रिगर बटन बोला है कि ट्रिगर बटन दबेगा, वहां से चीजें ट्रिगर होनी शुरू होंगी। आपको पता ही होगा विश्व युद्ध जो है खास कुछ बिजनेसमैन के द्वारा फंडेड एक प्री प्लान्ड सिनारियो होता है। अब हालांकि इस बात को चिन्हित करना है कि कौन वो कंपनीज हैं जिनको इससे फायदा हो रहा है। वर्ल्ड वार 1 के समय बड़ा चर्चित नाम था जेपी मॉर्गन। तो जेपी मॉर्गन ने निकोला टेस्ला का वार्डन क्लाइव टावर का फंडिंग रुकवाया था और उस समय आर्म फेयर फंड करना शुरू किया था। और आर्म फेयर फंडिंग के साथ में विलियम रोजेवेल्ट के साथ उनकी उठक बैठक शुरू हुई थी और उस समय उन्होंने कंस्ट्रक्शन रिपेयर का टेंडर उठाया था, डिजास्ट्रल कंस्ट्रक्शन रिपेयर का। और उसी के 1 साल के अंदर ट्रिगर होता है वर्ल्ड वार 1 और पूरा यूरोप और पूरा यूएस का रिपेयरिंग वही लेते हैं। और आज के डेट में यूनाइटेड स्टेट्स उसी के बाद एक बहुत पावरफुल कंट्री बन जाता है। उससे पहले आप वर्ल्ड वार 1 से पहले 1917 से पहले यूएस का तस्वीर देखिए और उसके बाद वर्ल्ड वार 1 के बाद यूएस को देखिए कैसे चमकता है। एक वार से नहीं काम चला तो दूसरा वार करवाया गया और अब लगता है तीसरे की तैयारी है। कभी यूएस जल्दी एंटिसिपेट नहीं करता जियोपॉलिटिकल टेंशंस में। फिर वेनेजुएला के ऊपर अचानक से ये हमला किया जाना एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर मैं गृह युद्ध की बात करूं तो भारत के अंदर गृह युद्ध की स्थितियां दिखती हैं? नहीं दिखती हैं। भारत के अंदर बहुत सारा आक्रोश दिखाई पड़ता है, बहुत सारा तांडव दिखाई पड़ता है। एक तांडव मैं आपको बताता हूँ कि 15 जुलाई 2026 से लेकर 12 अगस्त 2026 के बीच में महाराष्ट्र के अंदर जनहिंसा दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में। अच्छा।
नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में तोड़फोड़ और जनहत्या और हड़ताल दिखाई पड़ता है। इसी बीच 15 जुलाई से लेकर 12 अगस्त 2026 के बीच में भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस गड़बड़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसी बीच आप देखेंगे कि इसके ठीक अगले महीने 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में बैंकों को नुकसान, जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल का जो क्षेत्र है वहाँ पे बादल फटने का योग। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में अगर आप देखते हैं तो मुसलमान राष्ट्रों में उस समय युद्ध भड़केगा, युद्धाग्नि भड़केगी, बहुत सारा सेना वहाँ पे दिखाई पड़ता है, सैन्य अफरा तफरी का योग दिखाई पड़ता है। और उसी समय भारत के ईस्टर्न साइड में भूकंप भी आएगा और प्राकृतिक आपदा का योग है। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में धार्मिक हिंसा दिखाई पड़ता है। किसी प्रकार का सत्ता पलट का भी योग वहाँ पे दिखाई पड़ता है। कोई बहुत बड़ा सत्ता पलट नहीं है, लेकिन छोटे स्तर का सत्ता पलट का योग है वहाँ पे। 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में एक तो विमान हादसा दिखाई पड़ता है। चीन के आसपास का जो क्षेत्र होगा, प्रांत होगा, वहाँ पर इंटरनेट बैन है, ऐसा दिखाई पड़ता है। उस समय दो पॉलिटिकल पार्टी, गठबंधन वाली पार्टी आपस में अलग हो जाएंगे परस्पर लड़ करके। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि 18 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में अगर देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी अचानक से मजबूत पड़ेगी और चीन, रूस और मंगोल का जो क्षेत्र है वहाँ पे भूकंप आएगा। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान जो उत्तरी प्रांत है भारत के, तो इन प्रांतों में करेंसी कमज़ोर होती जाएगी उस समय। उस प्रांतों में करेंसी कमज़ोर पड़ेगी और करेंसी कोलैप्स तक का योग है। उसी बीच में 18 से अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में उत्तराखंड में कोई बड़ा लैंडस्लाइड आदि का योग है। पहाड़ी यात्रा में जा रहे हैं तो बचें, अपने परिवारजनों को मना करें कि पहाड़ी यात्रा उस समय ना करें। उस समय के बाद देखा जाए 27 मई से 15 जून 2026 के बीच में बॉर्डर्स पर मिलिट्री एक्शन तेज होता हुआ मुझे बहुत दिखाई पड़ता है। और 16 जून से 14 जुलाई के बीच में अगर देखा जाए तो प्राकृतिक आपदा का तो योग है, लेकिन मिडिल ईस्ट में फिर से सत्ता पलट हो जाएगा। एक सत्ता पहले पलटा 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में, और फिर 16 जून से 14 जुलाई के बीच में फिर सत्ता पलट का योग दिखाई पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार का भारी भारी भविष्य फल है इस वर्ष 2026 को लेकर, यानी 2083 संवत को लेकर के। मोदी जी के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि पूरा नहीं कर पाएंगे अपना टर्म। नहीं, मोदी जी बढ़िया से अपना सत्र पूरा करेंगे। केवल भौतिक शक्तियाँ नहीं, आध्यात्मिक शक्तियाँ भी कार्य करती हैं। आध्यात्मिक आशीर्वाद बड़ा काम करता है, कृपा है, इसलिए दोबारा से ही सत्र कंप्लीट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। योगी दोबारा आएंगे यूपी में योगी 2027 फिर में? आएंगे। पीएम बन सकते हैं क्या कभी योगी जी? हाँ, मोदी जी के बाद योगी जी का पीएम बनने का योग है। किस ईयर में? जैसे ही मोदी जी छोड़ेंगे उसके बाद योगी जी पीएम बनेंगे। पक्का? पक्का। चलिए, काफ़ी रोचक लग रहा है आपसे बात करना। इतना आपने मतलब भारत के बाहर भी आपने कर रखी हैं भविष्यवाणियाँ, इनफैक्ट अब ये देखिए मंगोलिया, ना, अभी चाइना। अभी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा। हाँ, अभी वही देखिए, चुनाव के अंदर में क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? आप लोग तो बता रहे हैं बीजेपी आ रही है। सभी ज्योतिष बता रहे हैं, सब एक्सपर्ट्स बता रहे हैं बीजेपी आ रही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि देखिएगा, हारती दिखेंगे ममता बनर्जी, लेकिन जीत जाएंगे। जीत जाएंगी। जीत जाएंगे। यही असम के सरकार अंदर उन्हीं की बनेगी। सरकार उन्हीं की बनेगी। असम के अंदर भी देखिएगा, असम के अंदर अभी सीएम कौन है? अभी तो असम के अंदर तो हेमंत विश्व शर्मा है। तो हेमंत विश्व शर्मा जी ही सत्ता में फिर से बैठ जाएंगे इलेक्शन में। अच्छा, कोई बदलाव नहीं आएगा वहाँ पे। एक बड़े जन आंदोलन की बात चल रही है भारत में इस वर्ष 2026 में। कुछ ऐसे मुद्दे भी आ रहे हैं गर्मा गर्म, लगता है कि हाँ ये यूजीसी आ गया जैसे, और बहुत प्रखर विरोध किया इसका यूजीसी का बहुत लोगों ने। तो ऐसा लगता है कुछ बड़ा आंदोलन होगा। है 16 जून से 14 जुलाई के बीच में किसी पॉलिटिशियन का असैसिनेट होने का योग आ रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इस बार का लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है वो अग्निपंचक योग में लगा है। सूर्य का ग्रहण यानी पिता यानी राजा के ऊपर ग्रहण, और अग्निपंचक योग में लगना, और शनि की राशि में यानी कुंभ राशि में लगना, मंगल संबंधित नक्षत्र में लगना, ये सब मिलाकर के विस्फोट उत्पन्न करवा रहा है, वो भी राजपक्ष के ऊपर करवा रहा है। इसीलिए सत्ताधारी राजा व्यक्ति, अगर पुराना समय होता तो राजा कहा जाता है, कोई राजा व्यक्ति का ही असैसिनेशन का योग बनता है। इसीलिए नेता के ऊपर ये प्रॉब्लम आने का योग है। महामृत्युंजय आदि नेताओं को कराना चाहिए जिनको लग रहा है, क्योंकि संकेत तो मृत्यु देता है। तो वो योग है, और उसको लेकर के कोई बड़ा बवाल, कोई बड़ा जन आंदोलन आदि दिखाई पड़ता है। एक और जन आंदोलन का योग तब दिखाई पड़ता है, एक तो मैंने महाराष्ट्र में बोला जन आंदोलन का योग है, और साथ में डेट भी बताया महाराष्ट्र का। 16 जून से 14 जुलाई के बीच में जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे कुछ एंटी नेशनल एजेंडा को लेकर के भारी विरोध दिखाई पड़ता है। वहाँ पर फिर पथराव और सैन्य संघर्ष दिखाई पड़ता है, सेना को संघर्ष होगा ऐसा दिखाई पड़ता है।
27 मई से 15 जून 2026 के बीच में बांग्लादेश और म्यांमार में किसी नया धार्मिक मुद्दा उठ करके वहाँ पे फिर बवाल उठेगा, अच्छा, दंगा होगा। अभी 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर मैं जी। पूछूं कौन जीतेगा? देखिए 2020 वर्ल्ड कप में देखा जाए तो कौन जीतेगा का तो गणना नहीं किया, लेकिन भारत जो है वो फाइनल नहीं खेल रहा है। नहीं खेल रहा है। भारत नहीं खेल रहा है फाइनल। लेकिन मैंने ये भी कहा हुआ था कि जो पाकिस्तान के साथ मैच हुआ है आज, कल हुआ था ना पाकिस्तान, हाँ, हाँ। पाकिस्तान भारत का जो कल मैच हुआ है, उसमें पहले ही मैंने कहा हुआ था कि पाकिस्तान उस मैच को हारेगा, भारत जीतेगा। भारत पाकिस्तान में भारत जीता, लेकिन जब बारी आएगी वर्ल्ड कप में तो उसमें भारत नहीं खेल रहा है, फाइनल नहीं खेलेगा। नहीं। कौन जीतेगा बता सकते हैं? ये थोड़ा मुश्किल है अभी कहना, क्योंकि इसकी गणना में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उतनी डिस्क्रीट गणना फिर मैंने सब कंट्री को लेकर नहीं किया, लेकिन भारत का योग कम है, नहीं दिखा। आपकी रील्स बहुत वायरल होती हैं, कुछ रील्स मैंने भी देखी हैं, और पता नहीं आपको कैसे पता चल जाता है कि मोदी जी अपनी जेब में 5 लौंग और 2 कपूर लेके घूमते हैं। मोदी जी ने बताया। देखिए मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसी तंत्रोक्त चीज़ें हैं जो राजपद का व्यक्ति के जेब में होती हैं, जिसको लेकर के ये हालांकि थंबनेल है। नहीं, आपने बोला है। मैंने बोला है? हाँ। कौन सी रील में? अरे थंबनेल में है तो थंबनेल भी तो आप ही थंबनेल के तो चैनल का थंबनेल है। तो ग्राफिक वाले बना देते हैं। सर आपके चैनल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना, तिवारी जी। जी टॉक शो पे अगर कुछ जा रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए तंत्र का मैं एक बात बताता हूँ, मंत्र का एक बात बताता हूँ, मंत्र का और ये जो उपाय आदि होते हैं, धार्मिक उपाय हैं, धर्म से संबंधित हैं, तो धार्मिक उपाय का ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति करता है तो खुद अगले को नहीं बताता है। अब संकेत समझ लीजिए कि अगर व्यक्ति कोई करता है तो खुद अगले को नहीं बताता है, लेकिन चीज़ें अगर देखी जाए तो मिलती हैं। तो आप तो सबको बता दे रहे हैं। मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं मोदी जी नहीं ना हूँ, हाँ। मैं बता सकता हूँ। तो सब मोदी बन जाएंगे फिर? बने, अच्छा होगा, देश में सभी शक्तिशाली, सभी धर्मपरायण बनेंगे, बढ़िया व्यक्ति बनेंगे, सज्जन बनेंगे, सबको ग्रोथ मिलेगा, सबको सक्सेस मिलेगा। मतलब 5 लौंग और 2 कपूर रख लो। हाँ हाँ, और बढ़िया हो जाओगे, बढ़िया हो शक्तिशाली बन जाओगे। शक्तिशाली बनेंगे, हाँ। पीएम बनने का योग बन जाएगा। क्योंकि पीएम बनने का योग तो नहीं बनाएगा, हर किसी के योग में कुंडली में डेट ऑफ बर्थ भी मैटर करती है लोगों की, उसका राजयोग भी मैटर करता है, लेकिन इतना है कि बढ़िया होगा। कारण इसका क्या है, इस बात को मानते हैं आप? इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि कपूर की ऊर्जा ऐसी होती है कि आपके आसपास की नकारात्मकता को काटती है, और लौंग की ऊर्जा होती है जो तंत्रोक्त शक्तियां भी आपके सामने आती है तो काटती है। अभी 4 मार्ग के जितनी चीजें आती हैं उसको काटने का कार्य होता है। कपूर एक जबरदस्त आकर्षण भी उत्पन्न करता है आपके अंदर, एक अलग तेज उत्पन्न करता है। सुमित जी, अभी आपने कहा कि सब लोग तो नहीं बन सकते हैं मोदी, सबका लग्न चार्ट, डेट ऑफ बर्थ भी मैटर करता है। इस बात से आप एग्री करते हैं? जी हाँ। हर इंडिविजुअल की अपनी जन्म कुंडली होती है जी। अपना कुछ प्रारब्ध भी होता है, कर्म भी होते हैं, संचित कर्म भी होते हैं। फिर ये कह देना कि चींटियों को आटा खिलाओ करोड़पति बन जाओगे, ये कितना उचित है? ये बहुत उचित है। इसमें क्या होता है कि ये पंचयज्ञ के अंदर की विधि है। जब आप चींटी को आटा खिलाते हैं, पलोथन वाला आटा, तो आपका शुक्र बलवान होता है, और जब शुक्र बलवान होगा तो बहुत सारा धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। कितने सारे आपको लोग ऐसे दिखेंगे जिनका कोई काम आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, अथाह संपत्ति है। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, दिखने में बड़े साधारण दिखेंगे, लेकिन धन से और संपत्ति से बहुत ज़्यादा बलवान होंगे, जो आप समझ भी नहीं सकते। और उनकी इतिहास खोल के देखिए तो इतिहास में रंक रहे होंगे। इतिहास में उनके पास कुछ नहीं था, दादा परदादा के पास कुछ नहीं था, फर्स्ट जनरेशन बिलीनियर्स, ऐसे लोग भी आपको दिखेंगे। तो वैसे जो फर्स्ट जनरेशन बिलीनियर्स होते हैं उनके पीछे आपको शक्ति का हाथ जरूर दिखेगा, ऐसी क्रियाओं का हाथ जरूर दिखेगा। उनके घर में धर्म का आभास जरूर होगा आपको। जिनका डाउनफॉल हो रहा है वहाँ पे अधर्म दिखेगा, उनके घर में आप जाइएगा तो बहुत अधर्मी चीज़ें दिखेंगी। जो अभी अपराइज कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं या स्टेबिलिटी पे पकड़े हुए हैं, उनके घरों में केवल धर्म ही दिखाई देगा। तो कर्म कर रहे हैं ना महाराज, आप तो नहीं, कह रहे हैं नहीं, चींटियों नहीं, को आटा खिलाओ करोड़पति बन जाओगे। आपकी मेहनत रील में गधा भी लिखा हुआ करता है, है, मेहनत थंबनेल गधा में आपने ये लिखा है चींटियों को आटा खिलाओ रातों रात करोड़पति बन जाओगे। मेहनत गधा भी करता है। बीपीएल का पता आप है? करके देखिए, बीपीएल कार्ड धारक भारत में 28-30% है। हाँ, अपने आप देखिए, कर्म और अपॉर्चुनिटीज तभी उसके पास आएंगी खिंच करके जब उसके पास धर्म परायण वो चीजें कर रहा है, या कहीं ना कहीं से दान कर रहा है, क्योंकि कलयुग में दान ही प्रधान है। चींटियों को ये दान करना शुक्र को बलवान करता है और उसके जीवन में ऐश्वर्य और धन दोनों लेकर के आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि
जो भी व्यक्ति अगर एक रिक्शा वाला इस उपाय को करता है तो निश्चित है कि वो कार का मालिक बन जाएगा। कार वाला उपाय करता है तो निश्चित है कि वो उससे ज़्यादा बड़ी गाड़ी का मालिक बनेगा या ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक बनेगा। पहले करे तो, यही तो बात है कि लोग करे बिना ये सोचते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा क्या, चींटियों को आटा खिलाएं। हाँ, चींटियों को आटा खिलाएं, अच्छा, इससे धन आएगा। लेकिन एक बात और बताता हूँ, आज से पहले का समय था, मैं अगर इस पे अगर बात ही कर रहे हैं तो, क्योंकि ये बात कहना का मतलब है कि धर्म पे उंगली उठाना, धर्म पे क्वेश्चन करना। पंचयज्ञ की जो विधि बताई गई शास्त्रों में, शुक्र बलवान करके धनार्जन की जो विधि बताई गई है उस पे उंगली उठाना हुआ। इसको मैं काउंटर इस प्रकार से भी करता हूँ आपको कि विवाह में एक विधि होती है कि अगर सुखद वैवाहिक जीवन चाहते हो, रात में जब विवाह किया जाता है तो उसमें सुखद वैवाहिक जीवन अगर चाहते हो तो उत्तर की दिशा में सप्तऋषि महामंडल है, सप्तऋषि तारा मंडल में जो पूछ के दूसरा नंबर का तारा होता है उसका दर्शन करिए, उससे आप लोगों का वैवाहिक जोड़ा बना रहेगा, वो करवाया जाता है। उस चीज़ को आज तक कैरी किया गया। 10 साल पहले नासा में हबल टेलीस्कोप से स्पॉट किया गया कि वही तारा जिसको दिखाया जाता था शादी में, वही तारा एक ऐसा बाइनरी स्टार का सिस्टम है कि दोनों एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। अक्सर बाइनरी स्टार में भी धरती से तो आपको 2 तारे दिखेंगे नहीं, वहाँ एक ही तारा दिखेगा, सप्तऋषि। तो इतना एक हो जाओ कि एक तारे के जैसा दिखो, और इतने एक हो जाओ कि इतने बैलेंस तुम्हारे रिलेशन रहे कि दोनों एक दूसरे का परिक्रमा काटो। ऐसा नहीं कि एक केंद्र में है दूसरा परिक्रमा काट रहा है। वो इतना रेयर तारा है, अरुंधति वशिष्ठ कहते हैं उसको, इंग्लिश में उसको एल्कोर एंड माइजर कहते हैं। तो इस तरह का जो संयोजन है वो हमारे धर्म में कोड कर करके रखा गया है। इसी कोडेड इन्फॉर्मेशन का जब हम लॉजिक ढूंढ नहीं पाते, अगर यही डिबेट हम 20 साल पहले कर रहे होते, 10 साल पहले नहीं 20 साल पहले कर रहे होते, तो हम लोगों को, या 1995 1998 सन 1900 आदि में कर रहे होते, तो ये चीज़ हम लोगों को बकवास लगता और लॉजिक पे क्वेश्चन करते हैं और वहाँ पे वो विधि को हटवा देते हैं कि अरे नक्षत्र दर्शन से क्या मतलब निकलता है, ये विधि विधि हटाओ, हाँ पंडित जी इतना कर दीजिए बस काम खत्म, वो सब हमसे नहीं होगा, वो सब नहीं मानते हैं उतना। तो ये विधि हट जाती तो इतना बड़ा जो साइंटिफिक कोडेड लॉजिक था वो खत्म था। यंत्रों में, वेदियों में साउंड मंत्रों की सोनोग्राफिक रिपोर्ट कोडेड रहती है। सोनोग्राफिक रिपोर्ट को पढ़ने का तरीका अब जाके इजाद हुआ है, हम लोग युगों से कर रहे हैं। संकल्प मंत्र में बिग बैंग कोडेड है, हर बार बताते हैं कि बिग बैंग हुआ है। पूजा शुरू करने से पहले ही बताते हैं कि श्री विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ पर्वतमानस्य अद्यम ब्रह्मणो हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे। श्वेत वराह कल्पे बोला, वहीं पे इससे क्लियर होता है कि ब्रह्मांड एक्सपैंड कर रहा है। और एक्सपेंशन कहाँ से आया, तो कृष्ण वराह पहले यानी क्रंच हुआ, आदि वराह यानी सिंगुलैरिटी, और श्वेत वराह यानी बैंग, बिग बैंग हुआ। कितना बार हुआ इसका भी गणना रिपोर्ट आता है, अष्टाविंशति कलियुगे 28वां बार का बिग बैंग हुआ और 28वां कलियुग अभी चल रहा है। तो यूनिवर्स किस रफ्तार से बढ़ा है, कहाँ पहुँचा है, वैवस्वत मनोमंत्र कहाँ पहुँचा है, कितना समय बीता है। अभी बिग बैंग को जो समय दिया जाता है 14.6 बिलियन ईयर्स, लेकिन उसके पहले का बिग बैंग जितने हुए थे उसका समय कितना हुआ, बीच में संधि काल कितना था। हमारे धर्म में सब कुछ का गणना है, सब कुछ का। तो जब लोगों को साधारण उपाय बताया जाता है वो इसलिए बताया जाता है कि इतना जटिल इसके पीछे का विज्ञान लोगों के समझ के बाहर है। एक 10वीं का बच्चा इस विज्ञान को समझ ही नहीं पाएगा, कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर से जाएगा। तो सीधा कह दिया जाता है बाबू तुम कुछ मत करो, हाथ में जल ले लो और हम लोग मंत्र बोल रहे हैं तुम फटाफट ऐसे क्रिया कर लो, चलो प्रणाम करके जाओ। लेकिन उसके पीछे जो विज्ञान हुआ जिसने उसके पूरे जीवन के तारों को झंझोर दिया, जन्मों जन्मों के तारों को झंझोर दिया, वो विज्ञान वहाँ पे काम करता है। वही है चींटी को आटा खिलाना। क्योंकि चींटियाँ इतनी संख्या में रहती हैं, उतने संख्या के जीवों का पेट भरने का फल आपको रोज मिल रहा है। कलयुग में कहते हैं सतयुग में सत्य था, द्वापर में दया था, कलयुग में सतयुग में सत्य था, त्रेता में तप था, द्वापर में दया था, और कलयुग का जो धर्म है वो दान का है। तो उतने सारे जीवों को आप जहाँ मैं कहूँ कि आपको पर डे 1000 लोगों का, 1000 जंतुओं का पेट भरना है, हर किसी के सामर्थ्य में नहीं है। लेकिन वही आटा खिला करके चींटियों को आप एक बार में 1000 जीवों को तृप्त कर रहे हैं। वो तृप्त अगर होंगे तो आपको तो उसका आशीर्वाद तो मिलेगा, और उतने 1000 लोगों को, यानी कि आप राजा के समान अपना जीवन जी रहे हैं। अंदर से क्या आपकी मैनिफेस्टेशन क्या बनी, आप राजा बन गए। तृप्त करने के बजाय मर जाएंगे गुरुजी। नहीं, बात समझिए। उतनी देर हम कर्म करेंगे, कर्म का फल मिलेगा, आप और समझिए, कर्मों से करोड़पति बनेंगे। गलत बात। आप यहाँ पे समझिए कि एक राजा के पास इतना सामर्थ्य होता है कि 1000 का पेट भर सके,
और 1000 का पेट अगर आप प्रतिदिन भरने का सामर्थ्य रख रहे हैं तो भगवती आपको खुद राजा बना देंगी। तभी तो देवी भागवत में श्लोक भी है इसके लिए कि यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजय सर्वकामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो मैनिफेस्टेशन हो रहा है कि आप 1000 लोगों को खाना खिला रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, आज चींटियों को दे रहे हैं, कल को आपके अंदर इतना सामर्थ्य होगा कि 1000 प्रजा को दे रहे होंगे। वो मैनिफेस्टेशन है वहाँ पर भगवती उस शक्ति के रूप में काम कर रही है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, निश्चितम जो एक सिद्धांत है, वो चिंतन करने का ये सब मेडिटेशन विधि है कि आप 1000 का पेट भर रहे हैं और 1000 पेट भरने का सामर्थ्य आपको भगवती फिर देंगी। अब उससे आप भरें कि ना भरें वो निर्भर करता है। इसीलिए आज के भौतिक जगत में आपको वो करोड़पति बना के रहेगा। वो विधि को आप अगर पूरे तन मन से करेंगे तो, अगर इस तरीके का मन से करेंगे कि पंडित जी को गलत साबित करना है, तो वहाँ पे तो मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, वो खाली भौतिकवाद हुआ, वहाँ पे डिबेट हुआ वो। तो आप जितने भी आप लोग बताते हैं उपाय, ये सारे मैनिफेस्टेशन के थ्रू पूरे होते हैं? मैनिफेस्टेशन के थ्रू पूरे होते हैं। साथ में ग्रहों का साइकिल भी काम करने लगता है, हर कुछ काम करता है। ग्रह के हिसाब से देखिएगा तो शुक्र बलवान हो रहा है, आप 1000 लोगों का पेट भर रहे हैं। देवी भागवत के हिसाब से देखिएगा तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मॉडर्न में भी, मॉडर्न ज्योतिष में भी देखिएगा तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और देखिएगा तो चींटियों को शनि का धारक बताया जाता है, शनि शुक्र का मिलन करवा रहे हैं, आटा में शुक्र शनि का शुक्र का मिलन करवा रहे हैं। तो लाल किताब की विधि से, ज्योतिष की विधि से, न्यूमरोलॉजी की विधि से, मैनिफेस्टेशन की विधि से। एक और भाई साहब वो कहते हैं कौवे को पनीर खिलाओ, हाँ, शनि शुक्र का मिलन हो रहा है। अब देखिए कौवे को पनीर खिलाओ मैंने तो नहीं कहा, मेरा कहा हुआ अगर आप लाइए तो मैं समझूंगा वहाँ पे बात। चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके, और वाकई में नॉलेज आपने बड़ी अच्छी गेन कर रखी है, इसकी मैं तारीफ़ करूँगा। आपको शास्त्रों का भी ज्ञान है, ज्योतिष का भी ज्ञान है, क्योंकि प्रेडिक्शंस आपकी ठीक हो रही हैं। लेकिन आज जो बता के जा रहे हैं इनको मैं मॉनिटर करने वाला हूँ, और जब जो डेट आपने बताई हैं उसके बाद में फिर मैं बुलाऊंगा आपको दोबारा तिवारी जी टॉक शो में। आपने ज्ञान का बात बड़ा अच्छा बोला, ज्ञान का आपने तारीफ करा कि ज्ञान आपने ले रखा है। ये ज्ञान मेरा इस जन्म का नहीं है, प्रारब्ध का ज्ञान है, पुराने जन्म वाला ज्ञान है। अभी वाला ज्ञान जो है उतना एडवांस नहीं हो सकता। आप अगर हर क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, तुरंत ला सकते हैं प्रोसेस करके, तो वो प्रारब्ध है। और प्रारब्ध अगर आप भी, जनता भी देख रही है तो जागृत अगर करना चाहती हैं प्रारब्ध को, तो शिखा रखिए, शिखा बांध के रखिए। मैं अपनी शिखा दिखाना चाहूँगा ज़रूर, क्योंकि मैं मॉडर्न ड्रेस पे हूँ और पूरे कंट्रीज़, कई कंट्रीज़ घूमता हूँ, लेकिन दुनिया भर का फैशन देखा हुआ है। लोग आजकल के कहते हैं कि मॉडर्निटी में ये सब लेके कैसे कैरी करेंगे, आप आचार्य कर सकते हैं। तो मैं आचार्य जैसा दिख नहीं रहा हूँ, अगर बाहर कोई देखेगा तो नहीं मानेगा। लेकिन ये देखिए, शिखा मतलब इतना बड़ा होता है, इसको कान पे लपेट सकता हूँ जनेऊ जैसा। शिखा मतलब ये प्रारब्ध जो होता है शिखा में होता है, ज्ञातवा प्रारब्धे कुरवीरता न कुर्वाणो यशस्वी। तो शिखा और पूजा पाठ का बल और प्रारब्ध की शक्तियाँ अगर आपके पास आएगी तो उसको बांधेंगे कैसे शरीर में? उसके लिए जनेऊ, ये वो पवित्र अंदर धारण करने का चीज़ है, दिखाने का नहीं। और इष्ट का माला। अब मैंने इंटरव्यू के लिए माला नहीं पहना है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आएंगे इंटरव्यू के लिए, उनको दिखाने के लिए बहुत सारा आडंबर धारण करेंगे। पहचान एक बता दूँ, जो असली वाले हैं उनका रुद्राक्ष काला हो जाएगा, क्या कि रुद्राक्ष पहनने का मतलब रंग पकड़ेगा। लेकिन नकली वाले जो हैं उनका पूरा लाल चमकेगा, क्योंकि उसी समय के अगर 10 रुद्राक्ष डाले हैं तो 4 अगर रुद्राक्ष लाल चमक रहा है, या 10 में से 50% भी अगर काला है तो समझिए हाँ असली वाले हैं। अगर 100% रुद्राक्ष पूरा लाल लाल है और कोई एक आधा ही काला हुआ है, समझिए पूरा नकली डाला गया खाली सेटअप के लिए। माथे पे त्रिपुंड लोग लगाते हैं आजकल, मेरे माथे पे भी त्रिपुंड है, दिख नहीं रहा है, क्योंकि गंगा जल से भी त्रिपुंड धारण करके आप घूम सकते हैं। अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, ड्राइनेस हो रहा है, गंगा जल से त्रिपुंड धारण करिए, शास्त्रोक्त विधान है। माथे पे, कंठ पे, हृदय पे, नाभि पे और कमर के नीचे। फिर देखिए तेज और कॉन्फिडेंस। बहुत लोगों का ऐसा हो जाता है, कॉन्फिडेंस इतना गिर जाता है कि किसी के सामने आंख मिला के बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप धर्म परायण चीज़ों का पालन करेंगे तो कई जन्मों का एक बार में ज्ञान आपके पास रहेगा, तो कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जिसमें आप अटकेंगे। और ये यूथ के लिए संकेत मैंने दिया है कि धर्म अगर आप कैरी करते हैं तो कहीं हारने नहीं देगा धर्म। जहाँ पे आप कमज़ोर पड़ रहे हैं धर्म आपको वहाँ पकड़ लेगा। लेकिन वहीं अगर धर्म को छोड़ दीजिएगा, पता है धर्म छोड़ कौन रहे हैं? अगर शिखा है और शिखा कट जाए अचानक से, किसी का शिखा नहीं दिख रहा है,
या खूब बड़े शास्त्री दिख रहे हैं लेकिन शिखा ही नहीं है, समझ लीजिएगा कि अभी शास्त्री दिख रहे हैं, बाद में मॉडर्न कपड़ा पहन करके शराब भी पीते हैं और हर प्रकार का पाप कार्य में लिप्त हैं। कहे कि पाप करने जाइएगा शिखा लेकर के तो तो पापी 4 लोग पकड़ लेंगे 4 आपको। लोग पकड़ेंगे और पाप आपको करने नहीं देंगे। आप जाके क्लब में शराब मांग के देखिए, कहेगा कोई ना कोई जरूर कहेगा महाराज हृदय नहीं मान रहा है, आप शिखा रखे हुए हैं, हमको आपको शराब नहीं देंगे पीने के लिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। आप वहाँ लज्जित होंगे, अपने आप से आंख नहीं मिला पाएंगे, इसीलिए आप शिखा कटवा लेते हैं। आप फिर कहते हैं उसको, भले मॉडर्निटी कह लीजिए, आप कहिए कि आई कैन नॉट कैरी द धर्मा, यू कैन नॉट कैरी द धर्मा बिकॉज यू आर डूइंग द पाप। आप पाप करना है आपको, इसीलिए आप धर्म नहीं कैरी कर पा रहे हैं। आप अगर मन को पवित्र रखना चाहते हैं तो आप धर्मार्थ चिन्ह पकड़ के रखिए, धर्म आपको पाप करने से रोकेगा। कई बार ऐसा समय आएगा, लगा कि नहीं पाप करना ही है, तो वहाँ पर जब आप त्रिपुंड धोने के लिए गए होंगे, तिलक साफ करने गए होंगे, शिखा छुपा रहे होंगे, तो समझिए बहुत बड़ा गलत कुछ करने वाले हैं। और लोग अक्सर इसी चक्कर में तिलक लगाना छोड़ देते हैं, शिखा रखना छोड़ देते हैं, जनेऊ पहनना छोड़ देते हैं, क्योंकि महापापी होना है और महापापी वो आदमी होते हैं। जनेऊ देख, कभी ना किसी को कहिए, अगर कोई पापी नहीं है व्यक्ति तो एक बार उसको कहिए जनेऊ दिखाने के लिए, क्योंकि जनेऊ तुरंत पहना होगा तो साफ सुथरा होगा, अगर नाटक के लिए पहना है तो। जनेऊ अगर रैंडम दिखाया जाए तो जनेऊ मतलब गंदा काला, क्योंकि व्यक्ति पहना हुआ जनेऊ, ये सब चीज़ें पहचान होती हैं। तो फिर ड्रेस कुछ भी पहनिए, ड्रेस फिर बाकी तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। बाकी सब म्यान है, आडंबर है, और जो असली है तो ब्लड से आपका जो वो चीज़ है कोई निकाल नहीं सकता। इसीलिए मुझे ज्योतिष का प्रिडिक्शन करने के लिए शो ऑफ में आने का ज़रूरत नहीं है कि मैं पूरा महाराज बन के आऊँ। मीडिया वाले कहते हैं ऐसा तिलक लगाइए, वैसा तिलक लगाइए, नहीं, ओरिजिनल रहिए, ओरिजिनल कैरी करिए, बात में दम रहना चाहिए। बिल्कुल, बात में दम होगा तो फिर आपको लोग जानेंगे भी, पहचानेंगे भी और आपको सुनेंगे भी, आपको मानेंगे भी। आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा? सुमित आचार्य जी ने इतनी ज्ञानवर्धक बातें करी हैं, ज्ञान चक्षु आपके ज़रूर खुल गए होंगे, प्रेडिक्शंस भी इन्होंने बताई हैं नए साल की। हमें कमेंट करके ज़रूर आप बताइए आपको कैसा लगा। अगर कुछ सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए और हम उसके जवाब सुमित जी से लेकर आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर तिवारी जी टॉक शो को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।